हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। डाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। डाइजेशन पढ़ने के लिए इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो क्लास के साथ बने रहिएगा। स्टार्ट कर ले। श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम अभी तक लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसके अंदर सबसे पहला न्यूट्रिशन होता है, वो मैंने आपको करवा दिया। जैव प्रक्रियाएं क्या होती है? ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेसेस जो किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को जीवित रखने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रियाएं। उसमें सबसे पहला पोषण होता है, फिर पाचन होता है, फिर श्वसन होता है। श्वसन यानी कि सांस लेना, सांस लेना भी नहीं कह सकते, सांस लेने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है रेस्पिरेशन करवाना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को हिंदी में कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। अब श्वसन क्या होता है? कई बच्चे बोलते हैं कि श्वसन क्या होता है? सांस लेना, जबकि सांस लेना होता है ब्रीदिंग। ठीक है, श्वास लेना क्या होता है? ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है, उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? पाचित भोजन का ऑक्सीकरण। पाचित भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। पाचित भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? पाचित भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है श्वसन। अब देखो, अगर इसको ध्यान से हम पढ़ें, पाचित भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए हमें किसकी जरूरत है? श्वास लेने यानी सांस लेने की, ब्रीदिंग की। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? ब्रीदिंग की पड़ती है। और ब्रीदिंग के लिए हर ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई ऑर्गन होता है, किसी न किसी अंग से वो सांस लेता है। ब्रीदिंग को हम बोलते हैं श्वास लेना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग ऑर्गन पे क्वेश्चन आता है हमारा कि ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से अंग होते हैं। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने, सांस लेने के लिए अंग, सांस लेने के लिए अंग। ठीक है, अंग की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैमल्स। मैमल्स होते हैं स्तनधारी। हम सबसे पहले बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स होते हैं स्तनधारी। स्तनधारी समझते हो क्या होते हैं? स्तन मतलब मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्तन का मतलब होता है मैमरी ग्लैंड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म हम बोल देंगे, कोई भैंस हो गई, वो अपने जो भी उनके बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाती है ना। गाय, बकरियां, इंसान जो फीमेल होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं? सांस लेने के लिए इनके अंदर हम बात करेंगे क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? फेफड़े होते हैं यानी कि लंग्स। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मछलियों के अंदर क्या होते हैं बताओ? फिश के अंदर क्या होती है? मछली के अंदर, या जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जलीय जीव हैं, सारे के सारे उनके अंदर क्या रहेंगे? गलफड़े रहेंगे। ठीक है, ये पहला। ये दूसरा। तीसरा पूछा जाता है, बताओ केंचुए में क्या होते हैं? त्वचा। चौथा पूछा जाता है, बताओ कॉकरोच के अंदर क्या होता है? बोलो, कॉकरोच के अंदर क्या होते हैं?
श्वास नली, ठीक है। तो फिश के अंदर होते हैं गलफड़े, गलफड़े यानी कि गिल्स, ठीक है। अगर हम बात करें केंचुए के अंदर क्या होगा, तो केंचुए के अंदर होती है स्किन, त्वचा, क्योंकि जो केंचुआ है ना वो मिट्टी में रहता है इसलिए। अगर कॉकरोच की बात करें तो इसमें होती है श्वास नली, सीधी इसके अंदर क्या होती है, श्वास नली होती है, किसके लिए, सांस लेने के लिए। अब हमसे जो पूछा जाता है ना एक क्वेश्चन, वो पूछा जाता है हमसे मेंढक से रिलेटेड, कि मेंढक के अंदर क्या होता है। तो मेंढक देखो, अगर हमसे मेंढक के बारे में पूछा, फ्रॉग के बारे में अगर पूछा, तो जब वो जमीन पर रहता है तो वो किससे सांस लेता है, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ों से सांस लेगा, तो उसके अंदर होते हैं फेफड़े सांस लेने के लिए, ठीक है। फेफड़े होते हैं उसके अंदर सांस लेने के लिए। जब वो पानी में रहता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। और जब वो मिट्टी में रहता है तो उसके पास क्या होती है, त्वचा। जब पानी में रहता है तो गलफड़े होंगे, और जब मिट्टी में, मॉइस्ट मिट्टी या हम बोलेंगे नमी वाली मिट्टी, गीली मिट्टी के अंदर जब वो रहता है तो उनमें क्या होता है, उनमें होता है त्वचा, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे 2-3 चीजें आपसे एक साथ पूछी जा सकती हैं। एग्जाम्पल, या तो ये पूछेंगे कि टैडपोल जो होता है, टैडपोल समझते हो क्या होता है टैडपोल, ठीक है। कई बार ये बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उसमें छोटी छोटी मछलियां सी होती हैं, उसको घर लेके आते हैं, थोड़े दिनों बाद वो मेंढक में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो छोटी छोटी मछलियां सी होती है ना, उसको बोलते हैं टैडपोल। मतलब कि जब मेंढक छोटा बच्चा होता है तो वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, वो टैडपोल होता है। डायरेक्ट मेंढक, इतने छोटे छोटे मेंढक डायरेक्ट नहीं होते पैदा, वो पहले टैडपोल में कन्वर्ट होता है, फिर वो टैडपोल पानी में रहता है। तो पूछा जाता है टैडपोल किससे सांस लेगा, गलफड़ों से। और पूछा जाएगा जो टैडपोल है वो किसकी पहली स्टेज है, मेंढक की, मेंढक की पहली स्टेज होती है वो, ठीक है ना। तो टैडपोल किससे सांस लेता है, टैडपोल लेता है गलफड़ों से, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे, जो रेस्पिरेशन होती है आपकी वो 3 टाइप की होती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, फेफड़ों के बारे में यानी कि। तो फेफड़े होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से, कितने फेफड़े होते हैं बताओ, 2, ठीक है, 2 होते हैं। ये इस साइड वाला लेफ्ट होगा कि राइट, कौन से वाला, ये वाला, राइट। क्यों होगा राइट, ये तो लेफ्ट साइड है, ठीक। हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन जिस पर्सन का हम फेफड़े के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अगर वो ऐसे खड़ा है तो उसका ये वाला हिस्सा राइट है, ये वाला लेफ्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये राइट है। राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, दिल होता है, ठीक है। यहाँ बीच में यहाँ पे दिल होता है, इसलिए ये थोड़ा छोटा प्रतीत होता है अगर हम एक्सरे वगैरह देखें तो। अब जो फेफड़े होते हैं उसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरा झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरा झिल्ली कहते हैं। अब अगर हम इसके फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों के अंदर क्या नहीं होता, फेफड़ों के अंदर मसल, हम बोलेंगे मांसपेशियां नहीं होती है। कई बार आपने ये सुना होगा कहते हुए टीचर्स को कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है ना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम वापस ऐसे बड़ा हो जाता है। ये चीज़ें आपने कहते हुए सुनी होगी, पर असलियत में इसका अपोजिट होता है। अब इसका अपोजिट होता कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ। एक होता है रेस्पिरेटरी पाथवे, जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, देखो वो सबसे पहले हमारे जो नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र यानी कि नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे नासा छिद्र यानी कि नोस्ट्रिल से होती हुई कहाँ पहुँचती है, आगे नासा छिद्र। जो हमारे नाक के होल्स होते हैं ना,
दो होल्स होते हैं नाक के, इससे वायु अंदर जाती है। अंदर जाते हुए ये जो हिस्सा है, हर एक हिस्सा नहीं पढ़ना हमने, ये जो आगे अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उन्हें इंटरनल लेयर्स बोलते हैं, आंतरिक छिद्र। लेकिन हमें डायरेक्ट पढ़ना है कि नोस्ट्रिल के बाद कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में वायु चली जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नासा गुहा। उसके बाद कॉमन पैसेज बताओ फूड एंड एयर का। फूड और एयर का कॉमन पैसेज क्या बताया था, ग्रसनी बताई थी ना, फेरिंक्स। तो नेजल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंक्स में जाएगा, ठीक है। फेरिंक्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंक्स से जो वायु है वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया समझते हो, विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है, ठीक है, श्वास नली। ट्रैकिया जो है आगे जाके दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें कहा जाता है श्वसनी यानी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया से इधर लिख रही हूँ, ट्रैकिया से वायु कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में चली जाएगी। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी। ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करूंगी, एक बार लिख रही हूँ, ठीक है। एल्वियोलाई को हिंदी में बोलते हैं कूपिका, इसको बोलते हैं श्वसनिका, इसको बोलते हैं श्वसनी, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बाहर वायु में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन को छांट छांट के लेंगे, ये ऑक्सीजन है अंदर आ जाए, ये ऑक्सीजन अंदर, ऐसा नहीं ना। जो वायु में जो भी गैसेज है सारी एक साथ अंदर जाती हैं। तो हम बोलेंगे हम वायु को अंदर इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब निश्वसन बोलते हैं उसको, अंदर खींचना वायु को। जब वायु को अंदर खींचा जाता है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ध्यान से सुननी है एक एक बात। नोस्ट्रिल जो नासा छिद्र है उससे होती हुई वायु अंदर जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो फिल्टर का काम करेंगे। फिल्टर यानी कि कोई भी कण, धूल, मिट्टी उनको अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। तो वो उसको क्या करेंगे, उसको वायु को फिल्टर करने का काम करेंगे। जैसे ही वायु अंदर जाती है, अंदर छोटे छोटे होल्स और होते हैं नाक के, उनको बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। वहां से जो ठंडी वायु है वो गर्म होके पहुंचती है अंदर। वहां पे क्या काम होता है उसका, फिल्टर नहीं कहेंगे हम, वो तापमान को क्या करता है, नियंत्रित। यहाँ से वायु जाती है नेजल कैविटी। इन इंटरनल लेयर्स के पीछे जो ये हिस्सा होता है, कई बार जुकाम होता है तो उसमें दर्द होने लग जाता है अंदर ही अंदर, वो नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा, यानी कि इस ग्रसनी से पहले वाला जो पार्ट होता है नाक का और इसका बीच का पार्ट, उसको नासा गुहा कहा जाता है। फिर वायु जाएगी ग्रसनी में। ग्रसनी कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों का, फूड और एयर दोनों पहुंचती है वहां से। अब मुझे ये बताओ, वायु को कैसे पता चलेगा कि मुझे उसी में जाना है, सांस लेने वाली नलकी के अंदर ही। और खाने को कैसे पता चलेगा कि मुझे भोजन नली में ही जाना है ना। क्या होता है वहां पे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस समझते हो, एक चद्दर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को भोजन नली में ही पहुंचाएगा। क्योंकि वायु तो फिर भी श्वास नली में सीधी चली जाती है, लेकिन भोजन नली में जाने के लिए जो खाना है उस पर क्या जाती है, चद्दर। अब आती कैसे है वो देखो, पहले मैं वो बताती हूँ कि चद्दर आती कैसे। ये इंसान का मुंह है, जो ये बकल कैविटी होती है ये, और ये यहाँ से नाक है, दोनों आके ये एक ही हिस्से में आती है। खाना यहाँ से आएगा, वायु यहाँ से आएगी, ये एक हिस्सा हो गया, इसको ग्रसनी बोलेंगे। अब ये जो है ना ऐसे होती है, ठीक है। ये पहले वाली जो है ना ये विंड पाइप है, विंड पाइप यानी कि वायु नली। पहले वाली विंड पाइप है, इसको हम वायु नली बोलते हैं। दूसरे वाली है भोजन नली। अब ध्यान से ये देखना है आपने कि अगर हम ऐसे खड़े हैं ना तो ऐसे नहीं है ये वायु नली ये भोजन नली, ऐसे नहीं है। अगर उसका फेस ऐसे है इंसान का तो ये वायु नली, इसके पीछे भोजन नली। समझ गए, मतलब ये मैंने बनाई ऐसे है ताकि आपको समझ आए। ये होती है ऐसे, ये वायु नली, उसके पीछे भोजन नली। तो जो आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है फेफड़ों में या फिर उसमें, तो वो इसी तरीके से ऐसे बना हुआ होगा, है ना। अब ऐसे है तो ये आगे वाली क्या है, वायु नली, इसके पीछे वाली क्या है, भोजन नली।
अब खाना खाएंगे तो पहले क्या है, वायु नली, खाना तो उसमें जा सकता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही खाना खाते हैं यहाँ पे एक चादर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप या चादर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। खाना इस पे टकराता है और ये ऐसे खुल जाएगी, ऐसे करके, ऐसे ये खुल गई, खाना यहाँ से आते हुए यहाँ आ गया, इस चादर पे से आता हुआ खाना भोजन नली में चला जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। कौन रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है। समझ आ गया। इसको हिंदी में भी एपिग्लोटिस ही बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ये रोकता है। अब वापस पीछे चलते हैं। अब जो भोजन वायु है वो चली गई ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है, श्वास नली। अभी जो ट्रैकिया है, इससे पहले वाला देखो मैंने ये बनाया था, ये ट्रैकिया है इतनी इतनी, ये ट्रैकिया दो हिस्सों में बट जाती है, ऐसे ये दो हिस्सों में बट गई। इन दो हिस्सों को क्या बोलते हैं, श्वसनी। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई, श्वसनी। ये श्वसनी आगे फिर हिस्सों में टूट जाती है, उसको श्वसनिका बोलते हैं। और लास्ट में ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना बन जाती है, उसे कूपिका कहते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, ऐसे ही इनमें जब वायु जाएगी तो ये भी फूल जाएगी। इनके फूलने की वजह से क्या होता है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। समझ आ गया। तो इनके फूलने की वजह से क्या होता है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। अब ये फूलती क्यों है, इसका कारण क्या है। देखो नॉर्मली ये गुब्बारा है, मान लो ये ऐसे ही है, इसमें कोई हवा नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया इतना होगा। पर जैसे ही मैंने इसके अंदर हवा डाली ये इतना बड़ा हो गया। अब इसका सरफेस एरिया ये होगा, तो किसका ज़्यादा है, फूले हुए गुब्बारे का ज़्यादा है ना सरफेस एरिया। इसका मतलब कूपिकाओं में जब वायु जाती है और जब वो फूल जाती है तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितना बढ़ जाता है, मतलब सारी जो कूपिकाएं हैं वो मिलकर हमें कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। तो आंसर आएगा 80 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया प्रोवाइड करवाती है ये, 80 मीटर स्क्वायर एरिया प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। तो अब वायु यहाँ पे पहुंची, ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से होती हुई एल्विलाई में ये पहुंच चुकी है। ठीक है, हमारी जो कूपिकाएं हैं इनके अंदर ये पहुंच चुकी है। ये तो था जब हमने सांस अंदर ली। जब वापस बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होती हुई वापस इधर, यहाँ से बाहर, अपोजिट वापस जब आता है ना, सांस हम छोड़ते हैं तो एल्विलाई से ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, फिर नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से बाहर, वायु वापस बाहर आ जाती है। इतना क्लियर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो ये हमारा श्वसन होता है ये कितने प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार पढ़ते हैं हम। तो श्वसन के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा क्या होता है बताओ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीसरा क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीनों में मैं फर्क समझाती हूँ आपको। एक हम सांस ले रहे हैं बिल्कुल खुली हवा में, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये तो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन बहुत सारी है। तब जब सांस लेते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब क्या होगा, और कमी है ऑक्सीजन की, जितनी चाहिए उतनी नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो हमारे भाई की शादी है और हमें ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस 5, 7, 10 हज़ार की आनी है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है ना,
ऑक्सीश्वसन, जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ही है तो ऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन है, ड्रेस आएगी 10,000 की, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वो क्या है, अनऑक्सीश्वसन। 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, ड्रेस आनी है 10,000 की, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है लेकिन कम है, तो थोड़ी सस्ती ड्रेस आ जाएगी, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी में। क्लियर है? चलो अब मुझे ये बताइए इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीश्वसन है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें ये बताना है आपने कितने एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है हमारा वो ये आता है कि हमें कितनी एटीपी ऊर्जा मिलेगी। एक बार इसको दोबारा से बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं वो 3 टाइप का होता है। कैसे कैसे होता है बताओ? ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की कमी में। पहले हम मानते हैं हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो उस वक्त हमारे पास जो प्रोसेस होगी ना वो ये होगी, अच्छा C6H12O6, इसने 6O2 के साथ में रिएक्शन किया, हमें मिला 6CO2 प्लस में 6H2O और प्लस में एनर्जी, और कितनी एनर्जी मिली? 38 एटीपी। ये क्वेश्चन आता है हमारा, कितनी एनर्जी मिली है? 38 एटीपी। पूछते हैं ऑक्सीश्वसन में कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। CO2 बाहर निकल जाएगी, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं अंदर तो वापस क्या छोड़ते हैं? CO2, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगी, H2O हमारा यूज हो जाएगा। 38 एटीपी आपने याद रखनी है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है इस वाले टॉपिक से, ऑक्सीश्वसन से, कि ऑक्सीश्वसन में हमें एनर्जी कितनी मिली? 38 एटीपी। दूसरा हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनऑक्सीश्वसन जो है, अनऑक्सीश्वसन यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। हमारे अंदर तो होता नहीं है, तो अनऑक्सीश्वसन किसके अंदर होगा? जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर होता है। अब बैक्टीरिया में कैसे होता है? पुराने ज़माने में शराब कैसे बनाई जाती थी? ऐसे अंगूरों का, संतरे का रस एक घड़े में डाल देते थे, उस घड़े का मुंह बंद करके उसको मिट्टी के नीचे दबा देते थे, फिर बैक्टीरिया उसमें पनप जाते और फिर वह बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको खाने के तौर पर उनको खाते हैं, एज ए वेस्ट मटेरियल एक लिक्विड छोड़ते हैं। उस लिक्विड के अंदर एक बर्निंग स्मेल होती थी जिसे हम शराब बोलते थे। ठीक है, तो ये होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको अल्कोहल बनने की प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, इसमें अल्कोहल बनेगी, तो सिंपल बताना है हमने कि इसमें क्या बनेगी? लास्ट प्रोडक्ट। इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ये है लास्ट प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद इसका ये है। इसमें क्या होगा? एक तो इथेनॉल बनेगा, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? एनर्जी। कितनी एनर्जी बताओ? 2 एटीपी एनर्जी। कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 2 एटीपी। हमें नहीं मिलती, वो 2 एटीपी एनर्जी किसके द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है? उसी बैक्टीरिया के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी के लिए तो खाते हैं, है ना। तो ये हो गया अनऑक्सीश्वसन। अब हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा, उससे कम है। अब जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी क्यों नहीं मिलेगी? इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये देखो, अभी मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कोई दौड़ नहीं लगाई, मैंने कोई बहुत सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, है ना, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ा, तो उस टाइम पे मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, अभी मुझे चाहिए 38 एटीपी एनर्जी, मुझे आराम से मिल रही है। तो मैं जो सांस ले रही हूँ वो बिल्कुल आराम आराम से ले रही हूँ, है ना। जब एक इंसान कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेता है या फिर कोई सीढ़ियाँ चढ़ लेता है बहुत सारी दौड़ के, या कोई बहुत लंबी दौड़ लगा लेता है, तो उस वक्त क्या होता है? उसकी सांस फूल जाती है। सांस क्यों फूलती है बताओ? ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी क्यों लेते हैं सांस? ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अंदर। पर उस वक्त ना इंसान वो उतनी ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता, उतनी ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी में जो ये श्वसन होता है इसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अब अगर किसी ने हैवी एक्सरसाइज की है, या कोई दौड़ के आया है, या फिर कोई दौड़ लगाई है, कुछ भी लगा लो आप, तो किसने काम किया है? हमारी मसल्स ने ही तो काम किया है ना। चल के आए तो पैरों ने ही काम किया है, डांस किया है तो पैरों ने काम किया है। तो नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो पैरों में ऐसे ऐंठन सी नहीं होती, ऐसे थोड़ी टाइट टाइट से हो जाते हैं पैर, दर्द होता है जगह जगह ऐसे हाथ लगाने पर, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है। कौन जम जाता है?
लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है इसके अंदर? लैक्टिक अम्ल। अच्छा, इसका क्या क्वेश्चन आएगा? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति कोई भारी काम कर ले या फिर कोई लंबी दौड़ लगा ले या फिर लगा लो आप कोई पहाड़ी चढ़ ले, तो उसके अगले दिन उसको हाथों पैरों में दर्द होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। क्लियर है इतना? ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिपीट करी हूँ क्योंकि इतना ही है, रेस्पिरेशन में ज़्यादा नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट रह गया, वो मैं आपको बता दूंगी। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन। श्वसन में क्या होता है? पाचित भोजन का ऑक्सीकरण। देखो, पाचित भोजन का ऑक्सीकरण, डाइजेशन में क्या मिला था हमें? ग्लूकोज। उसका ऑक्सीकरण हो गया तो क्या मिला? 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। इतना मिला ना? कितनी एनर्जी मिली? 38 ATP। अब जो रेस्पिरेशन है उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं। अगर हम इंसान की बात करें तो फेफड़े होते हैं, जलीय जीवों की बात करें तो गलफड़े होते हैं, केंचुए की बात करें तो उसके अंदर त्वचा, और अगर कॉकरोच की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है? श्वास नली। मेंढक की बात करें तो तीनों होते हैं उसके अंदर, वो त्वचा से भी सांस ले सकता है, फेफड़े से भी, गलफड़े से भी। टैडपोल उसका जो है ना पहला स्टेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किससे सांस लेता है? फेफड़े से, गलफड़े से सांस लेता है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है। अब जब सांस लेते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँचती है वायु? नासा छिद्र से होती हुई नासा गुहा, फिर फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, वहाँ से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से कूपिका। कूपिका क्या करती है? फूल जाती है, फूल के वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। किस चीज़ के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो कि हमारा हार्ट का और ब्लड का टॉपिक है। उसमें मैं आपको बताऊंगी गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी हमने इतना ही पढ़ना है, सांस अंदर लिया बाहर छोड़ दिया, उसमें क्या क्या होगा। वापस छोड़ेंगे तो अपोजिट पाथ कर लेगा वो, है ना, अपोजिट रास्ता हो जाएगा, तो उसमें अपोजिट रास्ते से वो जो वायु है वापस बाहर निकल जाती है। अब जो रेस्पिरेशन होती है वो 3 तरीके से होंगी कि ऑक्सीजन कितनी है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? C6H12O6, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और हमें मिला 6CO2 6H2 एनर्जी, 38 ATP एनर्जी। अनऑक्सी श्वसन में कितना मिलेगा? इथेनॉल और 2 ATP एनर्जी मिलेगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी में क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक अम्ल। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो ये कि एक इंसान सांस कितनी बार लेता है 1 मिनट के अंदर? ब्रीदिंग रेट इंसान की बताओ, मनुष्य की कितनी बार? कितनी बार? हाँ, 15 से 18। लेकिन जागता हुआ मनुष्य, जागता हुआ, जो जागा हुआ होता है ना, वो 15 से 18 बार लेता है। 15 से 18 बार। कई बच्चे इसका आंसर कर देते हैं 72। 72 बार सांस थोड़ी ना लेता है, हार्ट बीट होती है 72, ठीक है, 72 हार्ट बीट होती है। अगर मनुष्य सो रहा है, अगर मनुष्य सो रहा है तो उसकी ब्रीदिंग रेट डाउन चली जाती है। तो ब्रीदिंग रेट डाउन क्यों जाती है? क्योंकि सोते हुए मनुष्य को इतनी एनर्जी की जरूरत तो होती नहीं, तो आराम आराम से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में भी काम चल जाता है, तो 12 बार लेता है सोता हुआ मनुष्य। अगर बच्चे की बात करें, बच्चों में क्या होती है बताओ? बच्चों में होती है 25 से 28 बार। छोटे बच्चे सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ना, तो 25 से 28 बार उनके अंदर क्या होती है? ब्रीदिंग रेट, ठीक है। 25 से 28 बार क्या होता है इनके अंदर? बच्चों में सांस लिया जाता है। रेस्पिरेशन की कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि टीबी, जैसे कि न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये हम डिजीज वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और एक बीमारी ऐसी होती है जो ऑक्यूपेशनल होती है। ऑक्यूपेशनल का मतलब समझते हो? मतलब जहाँ वो काम कर रहा है उसकी वजह से उसे जो बीमारी होती है उसे ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक बीमारी कहा जाता है। मान लो कोई पर्सन ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उसको उस धुएं की वजह से प्रॉब्लम होगी, पर जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री से दूर जाता है 2-3 दिन के लिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और वापस फैक्ट्री आता है तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे ऑक्यूपेशनल बोला जाता है। अदरवाइज जो सांस की बीमारी होती है जैसे कि अस्थमा हो गया या फिर न्यूमोनिया हो गया या फिर टीबी हो गई, तो इसे हम किस में पढ़ेंगे, डिजीज़ वाले टॉपिक के अंदर। यहाँ पर हम डिजीज़ नहीं करते, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे मेन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हार्ट एंड ब्लड से रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लास के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।